ये वीडियो 30 साल के नीचे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है। अभी मैं आपका फ्यूचर इंडिया में क्या होने वाला है वो इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ। नो डाउट मेरे साथ पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है और मुझे पता था कि ये चीज़ मेरे साथ हैपन होने वाला है। मैं जेल जाते-जाते बचूँगा और उसका रीज़न ये रहेगा सच्चाई के साथ खड़े रहना, सिस्टम के साथ खड़े रहना या फिर कानून के ऊपर ट्रस्ट करना कि आपके लिए कानून साथ खड़ी है। लोग बोलते हैं ना अंधा कानून है और ट्रस्ट में कानून सच में अंधा है, तभी उसके आंखों पे पट्टी बांधी होती है। कानून के लिए आप इंडिया में इक्वल नहीं हो। मैं अभी आपको बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जो लोग 30 से कम हैं उनको मैं उनका फ्यूचर बताने वाला हूँ। आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम इन इंडिया टॉप 1% इन इनकम स्लैब। जो इंडिया में टॉप टॉप के 1% है ना, जितने वो कमाते हैं इंडिया में, उनके ही कैटेगरी में मैं आता हूँ। ये कभी मैंने बोला नहीं है बट मैं आज आपको खुल के बोल रहा हूँ। आप 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा ज़्यादा 50,000 भी कमा रहे हो ना, तब भी आप इस सिस्टम का कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही बन चुका हुआ है जिसमें आपके वर्ड की वैल्यू, आपके वॉइस की वैल्यू, आपका जितना भी सिस्टम ये बना है वो सब एक जूती के बराबर है। इस सिस्टम के कारण मेरे साथ परसों की डेट में ऐसा एक फॉर्चुनेट हुआ कि एक एम्प्लॉय कह सकते हो, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कह सकते हो या फिर गवर्नमेंट के सर्वेंट बोल सकते हो। मतलब इतनी पावर गवर्नमेंट के सर्वेंट के पास है, इतनी करप्शन उनके पास लिंक है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो और उन सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट लेवल का, एक पीएन लेवल का इंसान आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है। मैं परसों देख चुका था कि कैसे मेरे इंडिया में मेरे काम को लेकर, मुझे लेकर एक गवर्नमेंट, एक कानून, एक पुलिस सब मिलके मुझे इस सिस्टम में डुबाना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। मुझे इस सिस्टम में मुझको ऐसा फील हो गया कि यहाँ पर अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप कुचल दिए जाओगे। कोई वैल्यू नहीं है आपके यहाँ काम की। ये मैंने इस पे सारा नोट किया हुआ है। देखो भाई, मन के थॉट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक इससे पहले में ना मैं एक शायरी करता हूँ, जो कि आप मुझे एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ये शायरी किसकी है। लगेगी आग, आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग, आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ मकान हमारा थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ मकान हमारा थोड़ी ना है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम में ऐसे लूप होल निकल चुके हुए हैं जिसको आप कभी भी, इवन या मैं ये मानता हूँ पिछले आज़ादी के बाद से ये सिस्टम वो गुलामी वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय बिठा रखे हैं वो उस माइंडसेट से निकलेंगे? कभी नहीं निकल सकते। ठीक है। और ये जो जेन जी हैं, मैं तो मिलेनियल्स में आता हूँ, मिलेनियल जनरेशन में आता हूँ, पर ये खासकर ये जेन जी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज जेन जी में सब्र नहीं है। मैंने 2 दिन पहले वो सब्र था, वो एक कहते हैं ना कि आँख के आंसू को घोटना या फिर खून को घोटना, वो वाला सिस्टम मेरे साथ हुआ पड़ता। मैं मजबूर था सिस्टम के आगे बिकॉज मैं अब आपको कहानी बताता हूँ कि इस डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर क्या हो रहा है, क्या बीतने वाला है। मैं एक हॉस्पिटल गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे हुआ क्या कि मैं मतलब कि मेरे ना एक साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो सरिया बांधा जा रहा था। सरिया को बांधते हुए मेरे जो वहाँ पर लेबर था उसके हाथ में कटर लगे, उसका हाथ पूरा फट गया। तो इमरजेंसी मेरे घर के पास में ही मतलब पास में ही हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ मैं पिछले यहाँ पर मतलब कि मैं मोहाली में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। यहाँ का पक्का निवासी हूँ, यहाँ पर मेरा खुद का घर है। आप मानोगे नहीं, अच्छे एरिया में यहाँ पर नॉर्मल 100 गज का मकान अफोर्ड करना करोड़ों में है, जबकि ये मेरा मकान अराउंड आप समझ लो 150 गज का ऊपर ही है। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर सब कुछ वेल मेंटेन यही सोच के कर रखा था कि मेरा भविष्य सिक्योर है, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाऊँगा। बट जैसे ही मैं उस हॉस्पिटल में गया, हुआ क्या कि उसको जब टाँके लगे थे तो उनको एक तो इतनी फॉर्मेलिटी है कि आप इंसान के खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, वो कह रहे हैं पहले उस काउंटर पे जाओ, पर्ची कटा के लो, तब हम आपका इमरजेंसी में इलाज करेंगे। चलो ठीक है।
मैं इस सिस्टम, मुझे पता है ये सिस्टम बना ही ऐसे ही है। आप इनके लिए एक चूहे हो, आप इनके लिए एक जूते के नीचे जो टट्टी जमी होती है वो चीज़ हो, ऐसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे। मेरी बातें कड़वी हैं भाई, स्टार्टिंग से मैं कड़वी बातें बोलता हूँ। मेरे को नहीं बेड ऑफ रोसेस वाला फील दिलाना आप लोगों को, सच्चाई को आपके सामने लेके आना है, नहीं तो आप भी इस सिस्टम का शिकार बनोगे। जब इलाज हो 1 घंटा लगा, उसके टाँके 3 लग गए। टाँके लगने के बाद फिर उन्होंने कहा कि 2 रूम छोड़ के एक डॉक्टर बैठा है, वहाँ से आप दवाई लिखवा लो। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो जैसी दवाई लिखने का पहले डॉक्टर ने उसके साथ मिसबिहेव किया। मतलब मेरे जो वो थे जिनकी दवाई थी लेबर की, वो दवाई की उसके साथ पहले मिसबिहेव हुआ कि तूने कहाँ से चोट लगा ली, कैसे लग गई, ये वो 100 सवाल पूछने लग गया। ठीक है, फिर मैं सोचा कि इसने अगर इसको चोट लगी है तो कहीं एक्शन ना करवा दे कि हाँ चोट लगी है, सेफ्टी रीज़न, ये सब 100 प्रकार के रीज़न होते हैं। मैंने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला, उस एम्प्लॉई का, मतलब उस लेबर का मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ भाई, मतलब मैंने आगे भेजना था अपने अंकल को कि इसकी पट्टी वगैरह हो गई, मरम्मत हो चुकी हुई है, कोई टेंशन लेने वाला। जो ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब, पीछे से कोई उसका दल्ला आया, कोई होगा उसके साथ, कोई हेल्पर होगा, उसने उसको बोल दिया कि यार सर आपकी वीडियो बना रहा है, जबकि मैं उसकी वीडियो नहीं बना रहा था। और उठते ही उसने मेरे हाथ से फ़ोन खींचने की कोशिश की और पिछले वाले एम्प्लॉय ने मेरे को पीछे से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे। भाई साहब मैं 1 सेकंड में हैरान रह गया कि इनके पास इतनी पावर आ कहाँ से गई। मैं एक डेमोक्रेसी में रह रहा हूं और इस डेमोक्रेसी में मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं फोन निकाल के अपने ही बंदे का, जिसका हाथ की पट्टी बांध चुकी है, उसकी वीडियो बना के रिकॉर्ड करके मुझे आगे भेजनी, वो भी मैं हकदार नहीं हूं वीडियो बनाने का। भाई साहब उन्होंने मेरी वीडियो फोन को छीनने की कोशिश की और जब मुझे लगा कि यहां पर मैं अब सेफ नहीं हूं तो मैंने धक्का देकर ऐसे छुड़ाकर भागने की कोशिश की। और उस कैबिन में कम से कम 3 से 4 उसके खुद के ही बंदे बैठे हुए थे जिसके साथ ये गप्पे मार रहे थे। वो सब बाहर आकर उन्होंने मुझे कड़ंगी डाल के गिरा दिया। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कड़ंगी का क्या है। कड़ंगी से मेरा एक पैर पैर पे मेरे फ्रैक्चर हो गया। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये उस दिन का निशान है। मेरे पैर में चोट लग गई, दोनों पैर में, क्योंकि मैं इसी बलबुलते गिर गया। और शुक्र मनाओ कि मैंने फोन को छोड़ा नहीं था और फोन को ऐसे ही मैंने करके उनकी भी फुटेज ले ली कि देखो यहां पर मेरे साथ मेरे फोन को छीना जा रहा है और यहां पर मेरे साथ धक्का हो रहा है। बट भाई साहब जब वीडियो उनकी बना ली मैं कॉन्फिडेंट में आ गया। मैंने कहा कि चलो इनका मेरे पास प्रूफ है। और उन्होंने मेरे से फ़ोन छीन लिया, उसी टाइम मेरे से फ़ोन छीन लिया, पर मैंने दे दिया। उसी टाइम मेरे पास दूसरा फ़ोन था, मैंने दूसरा फ़ोन निकाला, उसका कैमरा खोला और मैंने जाकर उनके सामने कैबिन की सारी वीडियो बोलते बोलते रिकॉर्डिंग कर ली। इन्होंने मेरा फ़ोन छीना है मेरे से और ये फ़ोन छीनने का हक इनको किसने दिया। और उन्होंने कहा मेरे को, इवन कि उन्होंने सीधा बोला कि तेरे को फोन मैं दूंगा नहीं, जो करना कर ले, हम तेरे ऊपर केस डाल रहे हैं। मेरे लोग केस कैसे डाल देगा, मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी ही वीडियो, खुद की वीडियो बनाई, उसमें गलती क्या है, मैंने क्या गुनाह किया है? बट भाई साहब मैं तो कॉन्फिडेंट था, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही था क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। फिर जब मैं बाहर निकल के दूसरे फ़ोन से मैंने अपने अंकल को फ़ोन मिलाया और वहाँ पे जितने भी बंदे थे सब आ गए मेरे सपोर्ट में। मतलब सब बचाने के लिए आएंगे ना, सिंपल सी बात है, हम दवाई करवाने आए हैं, हम तो चोट तो नहीं लगवाने। ये जो मेरे पैर में चोट लगी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मेरी फ्लाइट है और अभी तक मेरा ये कवर नहीं हुआ है भाई। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, एक यहाँ पर चोट लगी है, एक यहाँ पर चोट लगी है, एक यहाँ पे चोट लगी है और ये मेरे दूसरे पैर पर भी यहाँ पे चोट लगी है। ये देखो, ये बहुत पेन कर रहा है मेरे। ये देखो, ये चोट लगी हुई है यहाँ पर, देख रहे हो। तो पेन तो अभी तक मेरा कर ही रहा है। बट हुआ क्या, ड्रामा क्या हुआ कि वहाँ पर अंकल आए, सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। अंकल ने मुझे बाहर बिठा दिया। मैं तो बहुत गुस्से में था भाई, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक बढ़िया ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलाज करवाने आया हूँ, ये इलाज करवाने आया हूँ, चोट खाने थोड़ा ना आया हूँ। मेरे को पता नहीं था मेरे पैर में चोट लगी, पर खून निकल रहा था। उस टाइम पे खून निकल रहा था, कोई भी भाई हेल्प करने वाला मेरा नहीं था वहाँ पर। मैं आपको अभी बता देता हूँ, सब के सब हॉस्पिटल का स्टाफ मेरे खिलाफ हो गए। मेरी आंखों के सामने मैं हैरान रह गया कि वहाँ पर जितने भी स्टाफ थे, ओटी वाले थे, नर्सिस थी, सब मेरे खिलाफ। उनको तो ऐसे लग रहा था कि कोई बाहर का पर्सन इन पे आकर बोल कैसे गया। क्योंकि भाई मैं जब वीडियो बना रहा था मैंने सरेआम बोला सबके सामने कि भाई यहाँ पर तो सरेआम धक्का चल रहा है, फोन छीना जा रहा है, डॉक्टरों ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। यहाँ पर हम कोई चोर हैं क्या कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, या फिर यहाँ पर फोन अलाउ नहीं है, कहाँ पर लिखा है? तो जी इतने सारे कट हो गए, फिर 1 घंटा लगा। फिर बाद में वहां पर, क्योंकि वो था इमरजेंसी का वार्ड और वहां पर क्रिमिनल्स के भी जो डॉक्टर के रिकॉर्ड होते हैं वो सारे किए जाते हैं। भाई साहब मेरी आंखों के सामने, मैंने खुद, मैं गवाह हूं, मैं सेल्फ
गवाह हूँ अपने नज़रिए का। मैं सामने खड़ा था, पुलिस वाले ने कमरा बंद किया, मेरे अंकल मेरे सामने थे, मैं था, एक और बच्चा था जिसका हाथ कटा था, जो लेबर था मेरे ही उम्र का था, वो बिठा के तीनों ने, पुलिस ने सीधा मेरे को ये बोला कि काका चुपचाप माफ़ी मांगला, नहीं तो तेनू तेते FIR कर देंगे, ते तेनू जेल च तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरी आंखों के सामने मुझे ये धमकी दी गई भाई। अब ये बताओ इंसान कानून पे कैसे भरोसा करे? कानून के रखवाले ही इसको लूट रहे हैं। मैं तब भी कॉन्फिडेंट रहा, मैंने कोई बात, एक करप्ट हो सकता है। वहां पर मैंने हार नहीं मानी भाई, मैंने सॉरी बोली नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं वहां बैठा, मैं फोन दिला दो। मैंने कहा कि मतलब मैं बाद में शांत पड़ गया जब मैंने देखा सारे मेरे अगेंस्ट हो गए और इनके हाथ में पूरी पावर है मेरी फ्यूचर खराब करने की, तो मैं श्योर हो गया था इन्होंने मेरा फ्यूचर खराब कर देना है। मेरे फ़ोन से मेरा काम होता था, इवन सारे इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट मेरे वहाँ से थे, सारे क्लाइंट वहीं से थे। ठीक है, गलती मैंने ये कर दी कि मैंने दूसरे फ़ोन से भी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, उन्होंने वो भी फ़ोन ले लिया मेरे से। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा कि सर देखो बात ये है, मैं फ़ोन से वीडियो डिलीट करने के लिए था, और सर मैंने बोला, उसने मेरे को फिर उल्टा जवाब दिया, सर मेरे को मत बोल, वीरा मैनू ना बोल, क्योंकि इस ओहदे ते मैं बैठा ना, उस ओहदे ते बैठने वास्ते मैं 10 तो 15 साल की पढ़ाई की थी, मतलब 10 से 15 साल की मैंने स्टडी की है ये डॉक्टर की पोस्ट लेने के लिए। इतना घमंड भाई। और मैंने उसको गलत नहीं बोला, उसको मैंने वीरा बोला, पंजाबी में वीरा बड़े भाई को बोलते हैं। वो कह रहा डॉक्टर साहब बोलो, मैनू डॉक्टर साहब। भाई मैं देख के हैरान, मैं कहा ये राजा वाली फीलिंग किसने दिला दी इसको? भाई ये हमारे पैसों पे हमारे, मतलब कि भाई एक तो बड़ी बात ये है भाई, इंडिया में करप्शन तब तक नहीं रुक सकता जब तक हॉस्पिटल में जाके बड़े बड़े अक्षरों में ना लिखा जाए वही यार गवर्नमेंट सर्वेंट। आप आम जनता के पैसों से हमें सैलरी मिलती है। भाई साहब इनके दिमाग में टट्टी भर चुकी हुई है, इनके दिमाग, और सिंपल सी बात मैं आगे एक्सप्लोर करता हूं कि ये कभी बदलने वाला भी नहीं है, मैं होप हार चुका हूं, इसका सोल्यूशन मैं आप सबको देने वाला हूं। उसके बाद क्या हुआ कि जब फ़ोन छीन लिया गया मेरे से, सब कुछ रफा दफा के मामले, मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो डॉक्टर के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो कुछ भी पेपर पे लिख देता ना मेरे अबाउट, मेरे ऊपर FIR हो जाती। और उसके बाद 2 पुलिस वाले और आए थे, दोनों पुलिस वालों का सेम रिएक्शन था कि इसको हमको दे दो, हम इसको सीधा कर देंगे। इसने बोलने की हिम्मत कैसे की? बीच में एक एडवोकेट भी था, उसने भी यही बात बोली कि भाई साहब अभी इसने कुछ भी लिख कर दे दिया ना, एडवोकेट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ अगर इसने कुछ लिख दिया, जेल में जैसे ही जाओगे, उसने बहुत गवाही मिटा देंगे। पहली बात वो कह रहे हैं गवाही मिट जाएंगे आपके, आपका फ़ोन वो तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सारे मिले हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे के लेवल तक सब पैसा खा रहे हैं, सब काम नहीं कर रहे, सब चोर बैठे हैं। चोर बैठे तभी तो मेरे एक वीडियो बनाने से इन सब की गांड पड़ गई। आप खुद सोचो ना। और दूसरी बात भाई साहब, जब मेरे खून आ रहा था ना, मुझे पता लगा मेरे खून आ गया, भाई साहब मेरे को आज के डेट में ईमान भी नहीं है, इन्होंने अपने ईमान बेच दिए हैं। सो रब दी, मैं कभी बुरा नहीं, गुरुद्वारे में या फिर सिखों भाइयों को कभी बुरा नहीं बोलता था, बट जब उनको लगा कि ना सिचुएशन हाथ से जाने वाली है, मतलब खून आ गया, तो लोग देख रहे थे भाई खून निकाल दिया अगले बंदे का, ये हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए हैं कि तोड़ने आए हैं। भाई साहब उन्होंने सीधा ब्लेम कर दिया कि इसने पग पे हाथ डाला है, जो सरदार होते हैं ना उनके पग बांधे होते हैं, कह रहे हैं इसने पग पे हाथ डाला है। भाई साहब उस टाइम मैं समझ गया, कान पे हाथ लगा दिया कि जिसने अपने रब को बेच दिया उसके अंदर ईमान नहीं हो सकता, उसके अंदर ज़मीन नहीं हो सकती, उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती। मैं वहाँ पर जा, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा पग छू दूंगी, आपको ही पता है अगर आप सिस्टम से बच सकते, पर आप यहाँ पर इंडिया में जो ये धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, इससे नहीं बच सकते। इससे हमेशा बचना है, चाहे पैर क्यों ना छूने पड़े, बच जाना, क्योंकि ये लोग खा जाएंगे और सिस्टम बाद में कहेगा कि ये धर्म के अगेंस्ट बोल रहा था इसलिए लोग इसको मार दिए, और कोई केस नहीं होने वाला, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब निपट जाओगे। बहुत सारे ऐसे केस ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो मैंने बाद में ठंडे दिमाग से सोचा और मैंने कहा कि नहीं, अब जो सिस्टम पे हमने उम्मीद लगा रखी थी वो सिस्टम ही करप्ट है। मेरा आँख खुल गया, और मुझे पता था एक ना एक दिन ये वीडियो मैं बनाऊंगा, और मुझे आज ही बनानी पड़ी, मुझे नहीं पता था आज ही बनाऊंगा, और मैंने बना दी। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अंदर मुझे बोला गया, फोर्स किया गया कि सॉरी बोल, मेरे अंकल खुद कह रहे थे कि बेटा सॉरी बोल दे, यहाँ से चल बस। और मैंने आगे सोचा कि मेरा भी आगे फ्यूचर की प्लान बहुत है, अगर मैं यहाँ तो मैंने सोच भी लिया था कि मैं जाके जेल में बैठूंगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 दिन बैठ जाऊंगा, मेरे को फ़ोन की परवाह नहीं थी। मैंने कहा था मैं लड़ूंगा, बट जब एडवोकेट पुलिस सबके मैंने देख लिए ना गवाह मेरे आंखों के सामने कि वो ऐसे बोल रहे हैं, और खुद लोग कह रहे हैं कि फ़ोन करना अगर कुछ भी करना होगा, वो खुद बैठे हुए हैं हमको दबाने के लिए। सो फिर मैंने अपना फ़ोन का पासवर्ड बताया,
वीडियो सारी डिलीट करवाई। मैंने एक्चुअली बैकअप लेने की भी कोशिश की पर बैकअप नहीं हो पाया, और वो मैं क्या बोलूँ, बट मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता था। ऐसे गर्दन से तीनों ने मुझे पकड़ा था और ये दोनों चोट लगी मेरे। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मतलब बुरा इन द सेंस कि लड़ने के लिए मैं तो अकेला ही था, और वो पूरा सिस्टम, उस पूरे डॉक्टर मिलके मुझे एकदम, पूछो मत क्या हुआ मेरे साथ। बस जो लोग वहाँ पर थे वो गवाह हैं, वो सो कोई वीडियो निकल आए। बट फिर वीडियो डिलीट करवाई, और वो डॉक्टर इतना बदतमीज है। मुझे नहीं पता कि भाई इमरजेंसी में जो दवाई लिखते हैं उनकी पहुंच कहाँ तक होती है, मुझे आई डोंट नो अबाउट। दिखने में मतलब सबके साथ बदतमीज से बात कर रहा था, बाद में वही बार बार, मतलब सबको, वो किसी को नहीं छोड़ रहा था भाई। सबको कह रहा था कि ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ बोल सकते हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ पता, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ उठ के मुंह ਚੱਕ के, मतलब आप कीड़े हो इनके सामने, कीड़े। समझते हो कीड़ा क्या होता है? वो कीड़े हो आप, ऐसे फील कर। अब मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, बहुत रंडी रोना हो गया। सोल्यूशन ये है भाई, मैंने सोल्यूशन यही ढूंढा है कि भाई देखो, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी थी, पर मैंने सोचा कि भारत में रहकर अपने इंडिया की सेवा करूंगा, बट इट इज़ नॉट। आप इंडिया में रहोगे तो आप भारत की सेवा नहीं कर रहे, आप भारत में और इस करप्ट सिस्टम में भारत को और करप्ट कर रहे हो। तो जी आप सीधा केस देख लो ना, सोनम वांगचुक का, अभी भी बेचारा जेल में बैठा हो। क्या क्या किया उसने, क्या क्या उसने गलत किया? उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी ना, आज भी वो जेल में बैठा है। और ये सरकार कोई भी, मैं देखो, मैं किसी भी सरकार के ना पक्ष में हूँ ना अगेंस्ट हूँ। मुझे पता है कि जहां पर ये डेमोक्रेसी होती है वहां पर आप अथॉरिटी दे रहे हो उस पर्सन को जो आपके ऊपर तानाशाह बन के राज करे। बट दुख इस बात का है कि यहाँ पर तानाशाह हर कोई है, क्योंकि सिस्टम में फ्लो ही ऐसे हैं। अगर एक इंसान ऊपर वाला ही करप्ट होगा ना, तो नीचे वाले सारे करप्ट हो गए। बट इसका सबसे बड़ा, मैं इसका तोड़ मैं बताता हूँ, सिंगापुर सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स है। वहाँ पर भी सेम इंडिया जैसे हालात थे सन 50s में, और वहाँ एक गवर्नमेंट है और सारा कुछ चेंज हो गया, और आज वर्ल्ड में उसके पासपोर्ट का रैंक आप देख सकते हो। पासपोर्ट से याद आया, मैं बहुत जल्द अपना इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ने वाला हूँ, और मैं पहले भी छोड़ सकता था, बट मेरे पास ऑप्शन थे। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम देता हूँ, मे बी मैं गलत हूँ, या फिर भारत में ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं एक लेवल पे क्रॉस कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बट आप इस ज़िंदगी में इस उम्मीद से रहोगे यहाँ पर, तो आप अपनी फैमिली के लिए सबसे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास वेल्थ होगा, जितनी पास आपके पास सिक्योरिटी होगी, उतना आप एक उस दायरे में आ जाओगे कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बड़े अच्छे से चूसेंगे, पैसा भी लेंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे, और आप पूरी ज़िंदगी इसी सिस्टम के जाल में फंसते रह जाओगे। इससे अच्छे गरीब लोग हैं जो कुछ नहीं कमाते, जो गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेते हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, इनकम टैक्स नहीं पे करते, वो चाहे किसी का कांड करें निकल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर हम जैसों को सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, हमारे आधार से, प्रॉपर्टी से, हमारी कार से, हमारे सब कुछ से। सो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात है, जो भी जेन जी जनरेशन है, जो मेरी तरह थॉट रखते हैं, पहली बात तो भक्तों से बचो। भक्त कुछ बोलते हैं उनके हाँ में हाँ बोल दो। कोशिश करो पैसा इतना कमा लो कि आप किसी फॉरेन कंट्री में काम करो, फिर हौली हौली वहाँ की सिटीजनशिप गेन करने की कोशिश करो। मेरे पास ऑलरेडी सिटीजनशिप या फिर वर्क के वीज़ा के जापान से ऑफ़र आए हैं, सिंगापुर से ऑफ़र आए हुए हैं, कनाडा में मेरे दोस्त रहते हैं, वो भी बुलाते रहते हैं, वर्क वीज़ा पे बुला लेते हैं। बट मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं सोचता यहाँ पर ही मैं बाहर इतना कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ जाना, बट ये जाना ज़रूरी है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि जब सिटीजनशिप लेने की बार एक मिलते तो बेस्ट है, बट आप मेरी तरह एक आज़ाद थॉट वाले पर्सन रखते हो तो ड्यूल सिटीजनशिप, मैं ड्यूल सिटीजनशिप वाली कंट्री ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, अगर कोई जानता है कि कोई ऐसी कंट्री जो कि ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, और अच्छी कंट्री हो जहाँ पर डिजिटल वर्क बड़े आसानी से सुविधाजनक हो, भले वो कंट्री डेमोक्रेसी में हो या डिक्टेटरशिप में, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लाइफ स्टाइल की बात करूंगा, चाइना और रशिया का। चाइना में भले ही वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, बट वहाँ पर सिर्फ डिक्टेटरशिप ही राज करता है, उसके नीचे जितने भी लोग हैं, अगर उसमें से किसी ने भी गलती कर दी, उनको सज़ा बहुत बुरी तरीके से मिलती है। तभी वो इकोनॉमीज ग्रो करती हैं, क्योंकि वहाँ पर डर है। पर यहाँ पर किसी को डर नहीं है। सब नौकर से लेके, मतलब गवर्नमेंट के नौकर से लेके ऊपर तक सबके सब भाई आम जनता को चूसने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर का 1% ही अगर करप्ट है तो नीचे के जीरो पर भी आते हुए करप्ट हो जाएंगे। और सिंपल सी बात भाई, विश्व गुरु बोल रहे हैं, ये सब झूठ, इन सब में मत भिकावे में आओ। विश्व गुरु अगर हम होते ना, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे लास्ट में ना होते, पोल्यूशन में सबसे हम पहले ना होते, और तो और पर कैपिटा इनकम है, जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज को छोड़ो, ये हमारा बांग्लादेश के आम लोगों की इनकम जो मंथली कमाते हैं, वो इंडिया के मंथली इनकम से भी ज़्यादा है।
तो ये भूल जाओ कि आप भारत में रह रहे हो। मैं टॉप परसेंट 1% में ऐसा नहीं हूँ कि मैं टॉप 1% में मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं टॉप 1% में इसलिए हूँ क्योंकि जो 99% स्लैब में आते हैं या जो 70% स्लैब में आते हैं वो बहुत कम कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कम कमा रहे हैं भाई। इनकम इक्वेलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं 1% में हूँ, और 1% में भी बहुत लोग हैं, बहुत करोड़ों लोग हैं भाई। तो ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन मिलेगा तो आप प्लीज़ इस देश को छोड़ो। और मैं नहीं कहता कि सिटीजनशिप छोड़ना भारत का, आप एक गद्दार हो, क्योंकि आप खुद गद्दारों के साथ रह रहे हो। यहाँ पर धर्म के नाम पर ही लूटा जा रहा है आपसे, और ये धर्म के ही लोग, यही जो माँ मानते हैं अपनी जन्मभूमि को, वही माँ की इज्जत लूट रहे हैं। कड़वी बात है जो पर सत्य है, ठीक है। और लास्ट माय वर्ड कि जब सिचुएशन सही हो जाएगी यहाँ पर, वैसे तो मुझे होप है, चाहे 50 साल तो हो चुके हैं, हम जब तक जिंदगी है तब तक मेरी होप रहेगी। जब यहाँ पर सिचुएशन सही हो जाएगी तो हम यहाँ पर भी आके यहाँ पे दोबारा सिटीजनशिप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर बाहर की सिटीजनशिप ले सकते हो तो यहाँ की भी ले सकते हैं। जब यहाँ पर सिस्टम सही हो जाएगा तो यहाँ पर हम रहेंगे, पर जब तक यहाँ सिस्टम नहीं होता तब तक आप यहाँ पर सेफ नहीं हो। आप लड़ते लड़ते पूरी ज़िंदगी गंवा लोगे, पर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली। इनके जाल में फंस जाओगे, पूरी ज़िंदगी आप उम्मीद में लगे रहोगे कि आज मेरी सुनवाई होगी, आज मेरी सुनवाई होगी, बट आपकी सुनवाई पूरी ज़िंदगी में भी नहीं होगी। आपके बच्चे भी लड़ते रहेंगे, तभी भी सुनवाई होने वाली नहीं है, बिकॉज ऑफ द जज ही करप्ट है।